हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपका बंदी रक्षक का 2016 का पेपर। ठीक है, और हम आज डिस्कस करेंगे इसमें हिंदी को। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, ओ आ के बाद ई बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो देखो भैया, इस परिवर्तन को सीधा सा आप कह देंगे गुण संधि कहते हैं। ठीक है ना, गुण संधि कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं ओ प्लस ई, तो ओ प्लस ई आ जाए या यहाँ पे आपकी बड़ी ई आ जाए तो ये बनाएंगे ए ही आपका। ठीक है, ए ही बनाएंगे। अब देखो, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे आ प्लस ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, ये भी आपका ए ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये ए ही बनाएंगे। फिर इसके बाद आता है आपका, अगर आपका ओ प्लस ऊ आ जाए, ठीक है, ओ प्लस ऊ आ जाए या यहाँ पे आ प्लस बड़ा ऊ आ जाए तो ये आपका ओ ही बनाएंगे। ठीक है, ओ ही बनाएंगे। फिर अगर मैं बात करूँ तीसरे की, तो आप कह देना भैया, अगर यहाँ पे ओ प्लस री होगा, ओ प्लस री होगा तो ये आपका अर बनाएंगे। ठीक है ना, और एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ जिससे आप आसानी से संधि को समझ जाएंगे। देखो, जैसे मैंने लिखा गणेश। ठीक है ना, ये गणेश क्या आपका गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, गणेश का मतलब होता है क्या भैया, अगर आप इसको संधि करोगे तो ये होता है आपका गण प्लस ईश। ठीक है, गण प्लस ईश होता है आपका गणेश। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ से आप गण यानी इसमें ओ बाहर आ जाएगा। ठीक है, गण में ओ बाहर आ जाएगा। ठीक है, गण ओ हो रहा है ना, और प्लस ई, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे। इसीलिए ये आपका यहाँ पे ए की मात्रा लग गई। देखो, हो गया ना ये गणेश। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखो भैया, इसमें आपकी जो शुद्ध वर्तनी है ना वह है आपका अधपतन। ठीक है ना, ये हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी लोग इसको सही आंसर लगा के आ जाते हैं, अधोपतन को नहीं। इसी अधोपतन का जो शुद्ध वाक्य होता है वह क्या होता है भैया, ये अधपतन होता है। ठीक है ना, इसमें आपका विसर्ग लगता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भैया आपका वाक्य है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यानी आप क्या कर रहे हो, अपनी शुभकामनाएं दे रहे हो। ठीक है, तो ये भैया आपका इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इच्छावाचक होता क्या है, मतलब आप किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामनाएं प्रकट करते हो। ठीक है, इच्छा का आपका बोध हो या शुभकामनाओं का बोध हो तो आप कह देना भैया ये आपका इच्छावाचक है। एक और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे आपने कह दिया भैया, ईश्वर आपकी यात्रा, ठीक है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, यात्रा सफल करे। ठीक है, सफल करे, तो ये भी क्या है, आप भैया एक शुभकामनाएं दे रहे हो। ठीक है ना, चलो तो ये क्या हो गया, इच्छावाचक हो गया। अगर मैं बात करूँ आपको मालूम होना चाहिए जो वाक्य है, तो यहाँ पे दो प्रकार बता देता हूँ। एक तो रचना के आधार पे वाक्य, एक अर्थ के आधार पे वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पे आपके तीन होते हैं। ठीक है ना, एक होता है सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, या इसको ही आप साधारण वाक्य भी कह देते हो। फिर एक होता है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, फिर होता है एक आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं भैया। ठीक है, अब आठों मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक होता है आपका विधिवाचक। ठीक है, विधिवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक होता है, इच्छावाचक होता है। ठीक है ना, संकेतवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है। तो ये सभी होते हैं आपके 8 प्रकार के। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब बढ़ें फिर आगे की ओर। तो देखो, जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो देखो भैया, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन जब होता है तो आप कह देना वहाँ पे विभावना आपका अलंकार है। ठीक है, विभावना अलंकार में क्या होता है, जब आपका कोई भी जहाँ पर आप कह सकते हो कारण बिना कोई कार्य हो। ठीक है ना, कारण बिना कोई अगर कार्य होने का वर्णन होगा तो आप कह देना ये यहाँ पे अर्थालंकार है। ठीक है, मतलब ये अर्थालंकार का पार्ट है विभावना। ठीक है, विभावना अलंकार है कह देना। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूँ विभावना की, चलो एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आपने लिख दिया भैया, बिन पग चलई, बिन पग चलई, सुनई बिन काना, सुनई बिनु काना, सुनई बिनु काना, यानी बिना पाँव के चलता है और बिना कान के सुनता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया अर्थ भैया। अब यहाँ पे समझ रहे हो कि आपका बिना कारण के कुछ भी कार्य हो जा रहा है। ठीक है,
तो वह बिना पाँव के चल दे रहा है और बिना कान के सुन दे रहा है, ठीक है। तो कुछ तुक बन रहा है यहाँ पे, तो समझ गए विभावना होता क्या है। बिना कारण भैया आपका कोई कार्य होगा तो आप कह देना यहाँ पे विभावना है, ठीक है। चलो, अर्थालंकार का पार्ट है आपका विभावना एक, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है ना वह है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो भैया, अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कमल होता है, ठीक है ना। कमल होता है अरविंद का पर्यायवाची। और आपका अंबुज, पुष्कर, पंकज, राजीव, नीरज, सरोज, जलज, ये सभी क्या होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वह है सद्भावना यानी सद्भावना में कौन सी संधि है। तो देखो, सद्भावना यानी यहाँ तौ का दौ हो गया, यहाँ तौ का दौ हो गया, ठीक है। यानी ये तौ के बाद इसका ये तीसरे नंबर तौ थौ दौ, यानी तीसरा हो गया है आपका दौ। जब आपका तौ के बाद तीसरा आ जाए दौ, तो समझ लेना यहाँ पे भैया कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। क्योंकि हमारा जो व्यंजन संधि का नियम हमसे क्या कहता है भैया, व्यंजन संधि का हमारा नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग क्या होते हैं, क वर्ग यानी क ख ग घ अंग ऐसे करके, ठीक है, ये होते हैं आपके, ठीक है, वर्ग, ठीक है। क वर्ग हो गया, फिर चौ वर्ग हो गया, ये सभी, ठीक है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भैया वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में, ठीक है, तीसरे वर्ण में आपका परिवर्तन हो जाएगा। यानी अगर आप क लिखते हो तो इसका परिवर्तन हो जाएगा आपका गौ में, ठीक है। क के बाद तीसरे नंबर का आपका गौ ही है, ठीक है ना, पहला ही हो गया, ये तीसरे नंबर का हो गया। अब ये परिवर्तन होता कब है, जब इस क के पास आपका क्या आ जाए भैया, कोई भी आगे कोई स्वर आ जाए, ठीक है ना, या तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए कोई, ठीक है, या य र ल व ह आ जाए, तो आपका क्या ये बदल जाएगा, तीसरे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो आपका सत है, देखो साफ कर देता हूँ, यहाँ पे जो आपका ये सत है, ठीक है, ये सत है आपका, ये स त आ गया, ठीक है, प्लस भ आ गया। ये भ क्या है आपका भैया, ये चौथा वर्ण है, ठीक है। तो ये क्या बना देगा भैया, ये बना देगा सद्भावना, ठीक है। क्या बना देगा, सद्भावना बना देगा। ये तो हट गया भैया, अब इसकी जगह पे क्या आ गया, दो आ गया, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, सद्भावना बना देगा, ठीक है। समझ गए चीज़ों को, बढ़े फिर आगे की ओर। तो देखो, अब जो हमारा सातवां प्रश्न है ना वह है कोयले की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखो, कोयले की दलाली में हाथ काले कर लेना को आप कहते हो भैया बुरे काम करने से कलंक लगता है, ठीक है ना, बुरे काम करने से कलंक लगता है, यह इसका अर्थ हो जाएगा सीधा सा, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। तो हमारा आठवां प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखो भैया, जो आपका हिंदी दिवस है ना वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये आपका, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तभी से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बात आएगी वहीं पे विश्व हिंदी दिवस की, तो आप क्या कहोगे भैया, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को। चलो, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो जो हमारा नवा प्रश्न है वह है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य होता क्या भैया, जो ऊपर का आपका तालु है ना, तालु, ठीक है, ऊपर का आपका तालु है, तालु के जो बीच का कठोर भाग है, ऐसे ऊपर जीभ लगाओ तो तालु में दांत के थोड़े से पीछे, ऊपर वाले दांत के पीछे, उसको आप क्या कहते हो, मूर्धा कहते हो, ठीक है। अगर आप जीभ को उल्टी करते हो, ऐसे नाक के नीचे लगाते हो, तो जो बीच हिस्से को आपकी छूती है और जो ध्वनि निकलेगी आप कह देना है वहाँ पे आप भैया मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। बोल के देखो तो टॉ होता है आपका, ठ ड ढ ड़ होता है, ठीक है। तो ये सभी हैं आपके क्या, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। टॉ ठ, देखो बोल के देखो, ऊपर आपकी जीभ लग रही होगी, ट ठ, ऊपर तालु में आपकी जीभ लग रही होगी, ठीक है। जहाँ पे आपकी जीभ लग रही है ना नाक के ठीक नीचे, उसी को हम क्या कह देते हैं भैया, मूर्धन्य कह देते हैं, ठीक है, मूर्धा कह देते हैं। और जहाँ से ध्वनि निकलती है वो उसे मूर्धन्य ध्वनियाँ कह देते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमारा जो 10वां प्रश्न है ना वह है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो देखो भैया, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो देखो, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है ये, आपका बंदी रक्षक में आया, सोच सकते हो आप। तो देखो 351 अगर मैं बात करूँ तो इसमें है आपका हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगर मैं बात करूँ आपके 351 और 344 ए की, ठीक है, 344 ए की, तो इसमें क्या है भैया,
संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 344A से लेके ये 351 तक हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भी भाषाएं हैं। इतना भी आपने याद में रखना है, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो देखो भैया, शुद्ध रूप का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, ठीक है। नहीं भैया, ये तो गलत हो गया, रोटी कैसे पकाकर खिलाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, बिल्कुल ही सही हो गया, ठीक है। बाकी देखना ही नहीं है तुमने, पता चल गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है, मतलब ओटन लगे कपास, इसका कहने का अर्थ है मतलब आए थे हरि भजन को, आए थे हरि के भजन गाने को, और भैया ये अलग ही काम में लग गए, ठीक है। कपास ओटने लग गए, ठीक है। जो कपास की चरखी होती है, कपास की चरखी के 2 डंडे को ओटन कहते हैं, ठीक है। उसमें कपास की चरखी में लग गए, यानी यहाँ पे कहने का अर्थ हो गया तो मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 13वां प्रश्न है वह है कि वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग बाटन, वाटे को लगे जो मेहंदी को रंग, रहीम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रहीम जी की, तो देखो भैया यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि मतलब वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर जो है सदा सबका उपकार करता है, ठीक है। जिस प्रकार जो मेहंदी लगाने वाला कह सकते हो, बांटने वाला जब बांटता है तो उसके हाथों में भी खुद रंग लग जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो परोपकारी शरीर है आपका, वो भी हमेशा आपका सुशोभित रहता है, ठीक है। ये इसका अर्थ निकल रहा है आपका, ठीक है। तो देखो भैया, अब अगर मैं बात करूं इसमें आपकी कौन सा अलंकार है, ठीक है, इस दोहे में आपका कौन सा अलंकार है, वो हो गया आपका एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिस प्रकार आ रहा है इसमें, ठीक है ना, जिस प्रकार उसी प्रकार, ठीक है ना। तो ये सभी हो जाएगा आपका उदाहरण, ठीक है। उदाहरण अलंकार बिल्कुल इसमें हमारा सही हो जाएगा। क्या होते हैं उदाहरण अलंकार भैया, ठीक है ना, जहाँ बात के समर्थन में, ठीक है, जहाँ बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्द के साथ दिया जाए, किसी वाचक शब्द के साथ दिया जाए, उसी को कह देते हैं हम, ये आपका उदाहरण अलंकार है। अब देखो वाचक भी आपको समझना पड़ेगा, होता क्या है वाचक, मतलब जिस शब्द के कारण तुलना प्रकट होती है उसी को हम कहते हैं ये आपका वाचक है, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो अब देखो हमारा जो 14वां प्रश्न है वह है, प्रमुख मात्रिक छंद है। तो देखो ये प्रश्न तो आपने करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि UKSSC ने रस और छंद हटा दिए हैं अपने सिलेबस से, ठीक है। UKSSC के सिलेबस में अब रस और छंद नहीं है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो छंद, मात्रिक छंद मतलब, ठीक है। तो मात्रिक छंद आपका चौपाई दिख गया आपको, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 15वां प्रश्न है कि नीचे दी गई काव्य पंक्तियों में रचयिता है, आपको रचयिता का नाम बताना है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी फेमस पंक्ति है आपकी, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की ये आपकी पंक्ति, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, यानी 16वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 16वां प्रश्न है, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। विराम चिन्ह क्या होता है भैया, इंग्लिश में आप इसको फुल स्टॉप कह देते हो, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका अर्ध विराम, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हो आप हिंदी में, इसको बोलते हो अल्प विराम चिन्ह, यानी कॉमा, ठीक है। क्या बोलते हो, कॉमा बोलते हो, ठीक है। तो देखो अगर आपको यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है, ठीक है, वाक्य में विराम चिन्ह लगाना है, तो आप विराम चिन्ह तो लास्ट में लगाओगे, ठीक है। तो अगर आप पे थोड़ा सा ही दिमाग होगा तो आप सोचोगे यार विराम चिन्ह तो मैंने लास्ट में लगाना है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो आप देखोगे कि लास्ट में विराम चिन्ह यहाँ पे सी में आ रहा है, तो आप सी को लगा दोगे, ठीक है। और कॉमा भी लगेगा, देखो कॉमा कहाँ पे लगेगा, अर्ध विराम चिन्ह, जहाँ पे आप थोड़ी सी सांस लेते हो ना, कि तन मन में तुम्हारी कर दो, तो यहाँ पे कॉमा लगा दो, बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, बस बात खत्म भैया, आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है UKSSC, ठीक है। तो हमारा जो 17वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा
द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन सा है? ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने लिखा था भैया अतीत के चलचित्र। क्या लिखा था? अतीत के चलचित्र। ठीक है, तो देखो आपने क्या याद में रखना है ना महादेवी वर्मा जी से कि इन्हें ना 1982 में काव्य संग्रह था इनका यामा, उसके लिए क्या मिला था भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखो आप बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो 18वां प्रश्न है ना वह है, आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है कि संवत 1535 की वैशाख शुक्ल पंचमी को सीही आ गया, तो मेरे को तो भैया आंसर मिल गया। ठीक है, सीही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ है, वह बालक था, तो इसमें सूरदास हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस सीही नामक स्थान की, तो देखो भैया जो विद्वान लोग हैं ना वो मानते हैं, कोई मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म सीही में हुआ था। ठीक है, आप कह सकते हो मतभेद है इसको लेकर, और इसको लेकर भी मतभेद है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं। ठीक है, विद्वानों में ऐसा मतभेद चलते रहता है। तो अगर मैं बात करूं सूरदास जी के जन्म की, तो लगभग हुआ था वो आपका 1478 ईस्वी में। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो जो हमारा 19वां प्रश्न है वह है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। ठीक होना संभव ना हो मतलब वो असाध्य है, जिसे आप साध नहीं सकते हो, असाध्य हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा लास्ट प्रश्न है, प्लुत स्वर है, तो जो आपका प्लुत स्वर है होता है ना, वह होता है आपका जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जैसे आप बोलते नहीं हो ओम बोलो, तो ओम बोलो तो कितना समय लग रहा है भैया आपको ओम बोलने में। ठीक है, ओम बोलो। अगर मैं वहीं पे बात करूँ दीर्घ स्वर की, तो आपके दीर्घ स्वर होते हैं 7। ठीक है, आ हो गया, और आपका ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, बड़ा ए, आई हो गया, ओ हो गया, और औ हो गया। ये सभी क्या है आपके भैया दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 20 प्रश्न हिंदी के। इसके बाद हम अगर डिस्कस करेंगे तो जीके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बंदी रक्षक के पुराने पेपर की। चलो फिर अब वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।